तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अभी तक हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। आज की क्लास में शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने हॉलो स्फीयर के लिए देखा था, हॉलो स्फीयर या शेल, और अभी हमें देखना है सॉलिड स्फेरिकल शेल के लिए, नॉट शेल बट सॉलिड स्फीयर के लिए। ठीक है, तो हॉलो में चार्ज केवल उसके सरफेस पर था, लेकिन सॉलिड में चार्ज उसके बल्क में भी रहेगा। ठीक है, अंदर भी चार्ज रहेगा, सरफेस पे तो रहेगा ही, साथ साथ अंदर भी रहेगा। ठीक है, तो यहां पर बताया गया था कि हॉलो स्फीयर में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो एरिया वाइज है, तो यहाँ सॉलिड स्फीयर में चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वॉल्यूम वाइज। तो अगर हम यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखते थे, क्या लिखते थे वो, लेट्स से इस पे टोटल चार्ज Q है, सो Q बाय जितने भी एरिया में वो स्प्रेडेड है, दैट इज 4πr²। सो व्हाट वाज दिस, दिस वाज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे एज कंपेयर टू दिस सॉलिड स्फीयर में चार्ज वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं, दिस रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड लेट्स से अगर टोटल चार्ज इस सॉलिड स्फीयर पे Q है तो रो विल बी टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा अगर रेडियस R है तो 4/3πr³। so this is rho and what it is volume charge density, volume charge density। ठीक है, यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसके लिए हमें फील्ड देखनी है कि सेंटर पे क्या होगी फील्ड, जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते जाएंगे रैंडम डिस्टेंस x पर क्या होगी, बाहर निकल जाएंगे तो क्या होगी। ठीक है, सो दिस वी हैव टू स्टडी है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या समझाना चाहता हूं मैं यहाँ पर कि हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर में क्या अंतर है। हॉलो स्फीयर में चार्ज केवल सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन सॉलिड स्फीयर में चार्ज उसके बल्क में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। एंड ऑफ कोर्स दिस इज नॉन कंडक्टिंग, है ना, इट इज अ इंसुलेटर, क्योंकि आगे चल के बाद में पता चलेगा अगर ये कंडक्टर होता तो पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पर ही आ जाता, कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है। तो ऑफ कोर्स इट इज इंसुलेटर या नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, so our target is to find electric field because of the solid sphere, and let's say we are interested to find field as a function of x। तो हमने x दूरी पर एक पॉइंट मान लिया, ठीक है, r तो रेडियस है इसका, कैपिटल R, और x दूरी पर हमने एक पॉइंट मान लिया जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। ठीक है, अच्छा, अगर x कैपिटल R से कम है तो वो पॉइंट अंदर होगा, इनसाइड द स्फीयर। तो फर्स्ट केस इज व्हेन x इज लेस देन R, दैट इज पॉइंट इज इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, अगर ये x R से कम है, यानी ये पॉइंट जो है सरफेस के अंदर है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतने ही स्फेरिकल पोर्शन की वजह से आएगी, इतना ही चार्ज कंसीडर होगा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए। ठीक है, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट लेट्स से दैट इज Ex, तो उसके लिए हमें कितना चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा,
वो स्फीयर, वो एक छोटा सा स्फीयर जो इसके अंदर है, जो इसके अंदर है ना, बाहर वाले चार्ज का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा होगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ दिस स्फीयर ऑफ रेडियस x। ठीक है, सो लेट्स से द चार्ज ऑन दिस स्फीयर, है ना, जो छोटा स्फीयर जिसकी रेडियस x है, दैट इज स्मॉल q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल q विल बी नो ब्रेनर kq अपॉन x स्क्वायर। चार्ज किसका रख दिया हमने, इस छोटे से स्फीयर का, छोटे सा स्फीयर नहीं, बड़ा है काफी स्फीयर, बट अंदर वाले स्फीयर जिसकी रेडियस x है उसका रख दिया, और x किसका रखा, इसकी रेडियस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस बिगर स्फीयर एट अ पॉइंट x फ्रॉम द सेंटर इज kq बाय x स्क्वायर। अब इस q को तो हमको लिखना पड़ेगा। तो देखो इस छोटे स्फीयर की वॉल्यूम क्या है, इस छोटे स्फीयर की वॉल्यूम है 4/3 पाई x क्यूब। ठीक है, तो इस पर चार्ज कितना होगा, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड हियर वॉल्यूम वाइज। यूनिटरी मेथड से देखो, अगर टोटल चार्ज q 4/3 पाई r क्यूब में डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल चार्ज q इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4/3 पाई r क्यूब, तो 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, q बाय 4/3 पाई r क्यूब, और इसी को तो हम रो बोल रहे हैं, दिस इज रो। तो x यूनिट के स्फीयर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, स्मॉल q, दैट विल बी रो इनटू 4/3 पाई x क्यूब, यूनिटरी मेथड से। तो q की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर। ठीक है, तो q की जगह, स्मॉल q की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इट विल बी k, q की जगह क्या लिखा, रो इनटू 4/3 पाई x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो यहां से क्या हुआ, x क्यूब से x स्क्वायर कट गया, तो एक x बच गया ऊपर। ठीक है, और इसको हम k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, तो 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये रो, ये 4/3 पाई इंटू x। तो देखना 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, so it is rho by 3 epsilon naught into x, rho by 3 epsilon naught into x. This is the expression for electric field if point is lying inside the sphere। अगर point sphere के अंदर है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x से लीनियरली वेरी करेगी। ये बात समझ में आ रही है। अब आ जाते हैं, अगर पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर है तो क्या होगा। आउटसाइड द स्फीयर वाली चीज तो बहुत ही आसान है। तो सेकंड, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r, यानी कि ऑन या आउटसाइड द स्फीयर, ऑन और आउटसाइड द स्फीयर। तो देखो अगर पॉइंट लेट्स से यहां पर है तो x ये होगा। अब ये स्फेरिकल है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल शेप में है, तो क्लियरली इसको हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं जो सेंटर पे रखा है, और उसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, दैट इज नथिंग बट k टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, दैट्स इट। क्योंकि ये अब बाहर है तो इसको पूरे चार्ज को हम यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएशन एज x क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि x पर डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर भी EX लिख देते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉइंट अंदर है स्फीयर के, so it is varying as a function of x, linear function of x, and if it is outside the sphere it is varying as inverse square of the function x। ये बात समझ में आ रही है। तो इसको प्लॉट कर लेते हैं इसके डायग्राम को, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसे दिखेगा। एक बार फिर से बना लेते हैं डायग्राम।
यहाँ पे डायग्राम बना लिया। ये स्फीयर है हमारा, ये इसका सेंटर है और ये सॉलिड स्फीयर है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एकदम पूरे वॉल्यूम में है, पूरे बल्क में है, ठीक है। ये पॉइंट इसका सेंटर है। सो हेयर x इज 0 क्योंकि ये एकदम सेंटर पे है, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे x क्या है, रेडियस के बराबर। सो हेयर इट इज x इज इक्वल टू r। उसके बाद फिर x बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो हमने जो Ex का फंक्शन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ x, दैट इज रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू x इफ x इज लेस देन r and it is q by kq by x square if x is greater than equals to r। तो r तक तो ये जो कर्व है ये एक स्ट्रेट लाइन की तरफ बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो यहां पे r तक स्ट्रेट लाइन की तरफ बन जाएगा, और x इक्वल्स टू r पे इसकी जो वैल्यू है, दैट इज अगर रखोगे यहाँ पे x इक्वल्स टू r तो क्या आएगा, रो r डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। रो r डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। इधर भी रख के देख लें अगर हम, तो भी वही आएगा। रख के देख लो तो k क्या होता है, 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे q क्या लिखेंगे हम रो के टर्म्स में, रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब एक्स या आर रखना है तो आर स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करो तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर क्यूब कटेगा तो एक आर ऊपर बचेगा। सो दैट विल बी रो आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो चाहे यहां से कैलकुलेट कर लो x इक्वल्स टू आर पे वैल्यू, चाहे यहां से कैलकुलेट कर लो x इक्वल्स टू आर पे वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। दैट्स व्हाई इट इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अब इसके बाद x इज इक्वल टू आर के बियॉन्ड किस टाइप का फंक्शन है, गिरता हुआ फंक्शन है और इनवर्स स्क्वायर से गिर रहा है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, एंड इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो ये याद रखना है, एंड दिस इज द केस फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो नोट कर लो इसको। तो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन लिखो। A solid non-conducting sphere, a solid non-conducting sphere of radius capital R, and volume charge density rho, has its center at origin, full stop. Find out electric field intensity. Find out electric field intensity in vector form at following positions. Find out electric field intensity in vector form at following positions. The first position is r by 2, 0, 0. The second position is r by root 2, r by root 2, 0. The third position is r, 0. The fourth position is, चलो एक और ले लो, r, r. इन पोजीशंस पे हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी।
देखो यहाँ पे इस डायग्राम के सहायता से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो एक सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। तो ये ग्राफ एक बार फिर से बना लेते हैं, कुछ इस टाइप का ग्राफ था ये। तो पहला पॉइंट r/2 0,0, ये वैल्यू जो है कोऑर्डिनेट जो है ये स्फीयर के अंदर होगा या बाहर होगा, ये ओरिजिन है, ओरिजिन इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज द ओरिजिन। तो r,2 0,0 से बाहर होगा या अंदर होगा, ये कैसे देखें। तो सबसे पहले हम इस स्फीयर की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इस स्फीयर की इक्वेशन क्या होगी, x² + y² + z² इज इक्वल्स टू r², ठीक है। अच्छा, अगर लेफ्ट हैंड साइड बड़ा आ गया तो इसका मतलब बाहर है, छोटा आ गया तो इसका मतलब अंदर है। तो इसको रख के देखो इस इक्वेशन में, पहले पॉइंट को रखा तो क्या आएगा, r²/4, इसकी जगह रखेंगे r/2, इसकी जगह रखेंगे 0 और इसकी जगह 0, तो ये r²/4 आ रहा है एंड विच इज लेस देन r²। इसका मतलब दिस पॉइंट इज इनसाइड, ये पॉइंट अंदर है, ठीक है। और कितना दूरी पर है ये, इस सेंटर से कितना दूरी पर है, क्लियरली दिख रहा है x एक्सिस पे r/2 है, बाकी तो कुछ नहीं, मतलब कि यहाँ पे कहीं पे ये वाला पॉइंट है ए, फर्स्ट पॉइंट। तो अगर यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लीनियरली वेरी करने वाला या इनवर्स स्क्वायर के वेरी करने वाला। तो लीनियरली वेरी करने वाला, और वो फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, अभी जस्ट हमने डिराइव किया, दैट इज ρ/3ε0 इंटू एक्स। और पहले पार्ट में x की वैल्यू क्या है, r/2, तो यहां क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 इज ρr/6ε0। आई होप दिस इज क्लियर। अब सेकेंड पॉइंट पर आ जाते हैं। तो सेकेंड पॉइंट को जज करने के लिए, दिस वाज आवर फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पॉइंट को जज करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इनसाइड है या आउटसाइड है कि क्या है। तो अब सेकेंड पर आ गए, तो सेकेंड पॉइंट रख दो यहाँ पे r/2 0, तो x की r/2 रखा तो ये r²/2 प्लस y² की जगह रखा तो r²/2, z तो 0 है, तो ये जो ओवरऑल वैल्यू आ रही है दिस इज नथिंग बट r²/2 प्लस r²/2 इज r², एंड दैट इज एग्जैक्टली इज इक्वल्स टू r²। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई यानी कि स्फीयर की पेरीफेरी पर है। ये जो हमने इक्वेशन लिखी हुई है ना, ये इक्वेशन के सरफेस की है, ये इनसाइड के नहीं है, इसकी इक्वेशन है ये इस स्फीयर की। तो ये एग्जैक्टली सेटिस्फाई हो गई, यानी कि ये सरफेस पर ही है। सो दिस पॉइंट इज ऑन द स्फीयर, दिस पॉइंट इज ऑन द स्फीयर। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, चाहे ये वाला लगा लो चाहे ये लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू r रखना है जस्ट हमें। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्फीयर, ऑन द सॉलिड स्फीयर इज गिवन बाय ρ/3ε0 इंटू r, और यही सेकेंड का आंसर हो जाएगा। So I hope this is also clear. अब थर्ड पे आ जाते हैं बिना देरी किए। तो थर्ड को देखो r,r,0, तो r रखेंगे x की जगह तो इट विल बी r², y की जगह भी रखेंगे r, तो r² प्लस 0। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन रहा है, 2r² which is greater than r². So clearly this point is outside the sphere. ठीक है, और कितनी दूरी पर होगा ये स्फीयर के सेंटर से, r, और r x y में है, ये x में भी r है और y में भी r है। तो ओवरऑल इट विल बी r/√2 टाइम्स, मतलब r/√2 अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये r है, r/√2 नहीं सॉरी r√2। डिस्टेंस कैसे लोगे, r² प्लस r² प्लस 0² का अंडर रूट, यानी कि
2r² का अंडर रूट दैट इज r√2, तो r√2 यहाँ पे कहीं पे होगा, तो x इज इक्वल्स टू r√2। इस पर वैल्यू निकालनी है तो कैसे, कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, आउटसाइड वाला, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड is given as k cube by x square. So electric field on point 3 is equals to k cube and x here is r by r into root 2. So r√2 the whole square. So what's that? k q को अब हम रो के टर्म्स में लिखेंगे, q तो दिया नहीं है, रो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो जो डेटा गिवन है उसी डेटा के टर्म्स में आंसर लिखना पड़ेगा। So overall charge on the sphere will be rho into the volume of sphere, that is 4 by 3 pi r cube divided by r square into 2, so 2r square। इसको सॉल्व करोगे जब ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट 3 इक्वल्स टू रो इंटू, इस 4 से 2 कटेगा तो 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। सो 2 by 3, अच्छा इस 4 बाई एप्सिलॉन नॉट को भी रख देते हैं, तो 4 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इनफैक्ट इस 2 से मत काटो इस 4 को, उसके बदले इस 4 से इस 4 को काट दो, तो पाई से पाई भी कट गया, ठीक है। तो इट विल बी लाइक रो आर, आर स्क्वायर से एक आर क्यूब कटा तो ऊपर आर बचा, सो इट इज रो आर डिवाइडेड बाय 3 to the 6 एप्सिलॉन नॉट। ये थर्ड का आंसर हो गया। अच्छा ये तो हमने मैग्नीट्यूड की बात कर दी, अगर कोई बोले डायरेक्शन भी बताओ, तो ये जो है r, r है, तो इसका डायरेक्शन क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर, इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर, दैट विल बी i कैप प्लस j कैप डिवाइडेड बाय √2। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से हो जाएगा। तीसरे चौथे पर आ जाते हैं। क्लियरली चौथा पॉइंट भी स्फीयर के बाहर है, कैसे पता चला, रख के देखिए r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर दैट इज 3r स्क्वायर एंड इट इज ग्रेटर देन r स्क्वायर, सो दैट्स व्हाई इट इज आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 4, आंसर लिख रहा हूँ डायरेक्ट अब, k क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब x क्या होगा यहाँ पर, r r r, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि √3r का स्क्वायर। व्हाट दैट, k को लिख दो 1 by 4 by एप्सिलॉन नॉट, q को लिख दो रो इंटू 4 by 3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3 और ये r स्क्वायर, तो ये r स्क्वायर से r क्यूब कटा तो r बच गया ऊपर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो इट इज रो बाय 9 एप्सिलॉन नॉट इंटू r। और यूनिट वेक्टर क्या होगा इसके अलोंग, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय √3, इट विल बी i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय √3। वी वांट टू राइट इट इन वेक्टर फॉर्म, ये आंसर होगा। नोट कर लो इसको फटाफट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं।
यहाँ पे हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, और इसमें से एक कैविटी कट कर दी गई है, मतलब इस कैविटी में चार्ज नहीं है, बाकी हर जगह चार्ज है। ठीक है, इतना बड़ा जो छोटा सा स्फीयर का वॉल्यूम है वो स्कूप आउट कर लिया इस बड़े स्फीयर से, ठीक है। तो ये पॉइंट O है, दैट इज द सेंटर ऑफ दिस बिगर स्फीयर। ये पॉइंट C है, विच इज द सेंटर ऑफ दिस स्मॉलर स्फीयर। द रेडियस ऑफ द बिगर स्फीयर इज स्मॉल a, द रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फीयर दैट इज बीन स्कूप्ड आउट इज स्मॉल b। एक रैंडम पॉइंट है यहाँ पर A, और एक रैंडम पॉइंट है इस छोटे स्फीयर के अंदर जो हट चुका है, दैट इज पॉइंट B, ठीक है। दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट C एंड दिस इज पॉइंट O। and there is one more point that is outside this bigger sphere, let's say that is point D. This distribution of charge is uniform and the uniform charge density is rho. Of course it is volumetric. So you have to find electric field, at points A, B, C and D. A, B, C and D. And O. Points O, A, B, C and D. O, A, B, C और D पॉइंट्स पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। एंड वेक्टोरिकल ही बता दो, चलो, मैग्नीट्यूड भी और वेक्टोरिकली। वेक्टर्स अगर जैसे सपोज इस OA वेक्टर को लिखना है तो OA वेक्टर लिख के छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि ये तो दिया नहीं है कि पॉइंट A कितनी दूर है सेंटर से। तो इफ यू हैव टू यूज वेक्टर नोटेशंस, यूज इन टर्म्स ऑफ गिवन पॉइंट्स। तो इस क्वेश्चन में सोचने वाली बात यह है कि अगर ये कैविटी नहीं निकाली होती तब तो हम धड़ाधड़ आंसर दे देते हर पॉइंट्स के। अब ये कैविटी निकाल दी गई है यहाँ से, तो इसका भी इम्पैक्ट हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट O पर देखते हैं, बहुत गौर से देखना। सो फर्स्ट इज पॉइंट O। तो पॉइंट O सेंटर है बड़े स्फीयर का। अगर ये कैविटी में भी चार्ज होता, अगर ये कैविटी के अंदर भी चार्ज होता तो O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती? 0, क्योंकि वो बड़े स्फीयर के सेंटर पे होता। अगर कैविटी में भी चार्ज होता तो ये बड़ा स्फीयर ऐसा होता और यहाँ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती? 0। लेकिन अब ये नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे थोड़ी सी 0 से डिस्टर्ब हुई होगी, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की तरह डील करते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक सिचुएशन थी जब ये पूरा का पूरा चार्ज था स्फीयर में, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? 0, नो डाउट अबाउट इट। अब हमने क्या किया, इसमें से इतना बड़ा छोटा स्फीयर स्कूप आउट कर लिया। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर यहां पे हमने नेगेटिव चार्ज रख दिया तो इतने को एनिहिलेट कर देगा वो और ओवरऑल चार्ज 0 हो जाएगा यहां पर। सो दिस सिचुएशन इज इक्विवेलेंट टू वी हैव एंटायर स्फीयर एंड अ नेगेटिव चार्ज है। ये जो छोटा सा वॉल्यूम है इसका, इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। सो इफ दिस इज पॉइंट O, हियर इट इज पॉइंट O एंड दिस इज स्मॉल स्फीयर। O नहीं है ये ना, स्मॉल स्फीयर है जिसको स्कूप आउट किया गया है। तो अगर इसकी चार्ज डेंसिटी रो है तो इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है? -ρ, ठीक है।
और इसका रेडियस a है, इसका रेडियस b है। तो पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड किन दो वजहों से आएगी, एक तो इस बड़े चार्ज की वजह से और एक छोटे चार्ज की वजह से, दो वजहों से आएगी। तो लेट्स कॉल इट सिचुएशन 1, जब पूरा का स्फीयर है यहाँ पर पूरा का पूरा, एंड लेट्स कॉल इट सिचुएशन 2, जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हमने स्कूप आउट करके रख दिया। इन दोनों को अगर ऐड कर दो तुम तो ये सिचुएशन बन जाएगी। इफ वी ऐड दिस एंड दिस सिचुएशन, दिस विल करस्पॉन्ड टू द गिवन सिचुएशन। तो यहाँ पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, पॉइंट O पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ सिचुएशन 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ सिचुएशन 2। तो अब इसको हम सिंपली डील कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ सिचुएशन 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 इज 0 and because of this situation electric field at point this is, निकाल लेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, अब इस सिचुएशन पे फोकस करो क्योंकि हमें E2 लिखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी पॉइंट O पर, टुवर्ड्स दिस स्फीयर। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। तो डायरेक्शन विल बी अलोंग OC वेक्टर, दिस इज एक्चुअली C पॉइंट, ये C है। तो इसका जो सेंटर है दैट इज पॉइंट C, सो इट विल बी अलोंग OC, है ना। ये जस्ट डायरेक्शन को देख लिया हमने। क्यों है, O पॉइंट पर किस तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। अब कितनी होगी, तो ऑफ कोर्स इस स्फीयर से ये पॉइंट बाहर है, सो इट विल बी K Q ऑफ दिस एंड दैट इज माइनस रो इंटू 4/3 पाई बी क्यूब, है ना। चार्ज डेंसिटी इसकी नेगेटिव है और वॉल्यूम 4/3 पाई बी क्यूब है, डिवाइडेड बाय जो भी यहां से यहां तक का डिस्टेंस है दैट इज व्हाट OC, सो OC का स्क्वायर एंड द डायरेक्शन इज इन द दिस डायरेक्शन। अच्छा, नेगेटिव कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, अगर डायरेक्शन हमने उस तरफ मान ही लिया है तो ये नेगेटिव हटा दो, ये जस्ट मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन हम ऐसे ही लिख देंगे OC वेक्टर के मदद से। तो सॉल्व कर देते हैं इसको। तो दिस इज व्हाट K इज 1/4/ε0, रो इज रो 4/3 पाई बी क्यूब, 4/3 पाई बी क्यूब, और नीचे OC स्क्वायर एंड इन द डायरेक्शन ऑफ OC वेक्टर, ठीक है। सो ओवरऑल फाइनल आंसर इज 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, सो इट विल बी रो बी क्यूब डिवाइडेड बाय 3ε0 OC का क्यूब OC वेक्टर। स्क्वायर की जगह मैंने क्यूब कर दिया और एक OC वेक्टर ऊपर इंट्रोड्यूस कर दिया। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। आई होप यू गॉट दिस। तो इसमें क्या लर्निंग पॉइंट है कि अगर हमें इस सिचुएशन को मैन्युफैक्चर करने वाली दो सिचुएशंस मिल जाएं तो हम उसके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। दिस इज द पार्ट 1, ठीक है। पॉइंट O पर हमें फील्ड मिल गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। पॉइंट A यहां पर, तो सेकंड एट पॉइंट A। तो अगेन ऐसे ही बाइफरकेट कर लेते हैं सिचुएशन को। पॉइंट A यहां पर है और इधर इस सिचुएशन में पॉइंट A यहां पर है। सो नाउ वी विल राइट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A will be the vector sum of electric field at point A because of situation 1 plus electric field at point A because of situation 2। तो because of situation 1 डायरेक्टली आंसर लिखेंगे इसका। ये कितनी दूरी पर है, OA दूरी पर है इसके सेंटर से। तो सिचुएशन 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी पॉइंट A पर, दैट इज एप्सिलॉन रो बाय 3ε0 इनटू x। x क्या है यहाँ पर, OA, ठीक है। तो OA वेक्टर लिख देते हैं इसे, प्लस
इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, सो इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्टली यही लिख रहा हूं, तो K दैट इज 1/4πε0, Q लिखेंगे, इसका मतलब रो इंटू इसका वॉल्यूम, रो इंटू 4/3 पाई बी क्यू डिवाइडेड बाय इस चीज का स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर, सो AC स्क्वायर या AC क्यूब लिख देते हैं और AC वेक्टर लिख देते हैं, सो इट इज, जगह नहीं बची तो AC स्क्वायर लिख देते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है हमें AC कैप लिखना है, तो होल्ड विथ मी, 4 से 4 कट गया, और जो फाइनल आंसर है दैट इज ρ/3ε0 OA वेक्टर प्लस ρB³ डिवाइडेड बाय ε0 AC³ AC वेक्टर। ठीक है, नोट कर लो इसको। ठीक है, फिर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। थर्ड इज पॉइंट बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट कहाँ पर है, ये है ना, छोटे स्फीयर के अंदर है, इसका मतलब बी यहाँ पे कहीं पे होगा इसके लिए, एंड इसके लिए बी यहाँ पे कहीं पे होगा, दिस इज पॉइंट बी। The center is C and this point is B. So electric field at point B will be equals to contribution from first part plus contribution from second part. तो फर्स्ट पार्ट की वजह से कंट्रीब्यूशन किधर आएगा, OB डायरेक्शन में, और लीनियरली वेरी करता होगा, तो लिख देते हैं ρ/3ε0 इंटू एक्स, एक्स इज OB, तो डायरेक्टली OB वेक्टर। ठीक है, प्लस सेकेंड में अब किस तरफ होगा, ये BC वेक्टर की तरफ होगा, अंदर की साइड होगा, है ना, इफ यू कैन सी इट, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, टुवर्ड्स द सेंटर होगा। ठीक है, और क्योंकि अंदर है इस स्फीयर के लिए भी लीनियर वेरिएशन होगा, सो इट विल बी ρ/3ε0 and the vector will be BC vector. So this is interesting because ρ/3ε0 और ρ/3ε0 कॉमन है, so ρ/3ε0 OB vector plus BC vector and ρ/3ε0, तो ठीक है, OB vector plus BC vector will be OC vector. So the final answer is ρ/3ε0 OC vector. This is the electric field at point B. तो ओवरऑल अगर B पॉइंट पर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ डायरेक्टेड होगी, OC वेक्टर के अलाउंग, यानी कि ऐसे कुछ इस तरफ। ठीक है, इनफैक्ट B तो एक आर्बिट्ररी पॉइंट है, B अगर एक आर्बिट्ररी पॉइंट है तो इस लर्निंग को देखना कि अगर इधर पे B आर्बिट्ररी मतलब हमें C से दूरी नहीं पता, बस ये पता B इज इनसाइड द स्मॉलर स्फीयर, इसका मतलब इस पूरी कैविटी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक ही डायरेक्शन में होगी, एंड दैट डायरेक्शन विल बी OC वेक्टर का डायरेक्शन। तो काफी इंटरेस्टिंग है।
ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, दैट इज पॉइंट सी। पॉइंट सी इज द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, ठीक है, तो यहां पे कहीं पे होगा सी, यहां पे कहीं पे। सो फॉर पॉइंट सी, नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट आई थिंक, फॉर पॉइंट सी, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड will be the electric field because of this situation plus electric field because of this situation. So electric field because of first situation plus electric field because of second situation. तो फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से ये बड़े स्फीयर के तो अंदर ही है, तो इट विल बी रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स, एक्स इज हियर ओसी वेक्टर, तो ओसी वेक्टर प्लस सेकेंड सिचुएशन के हिसाब से ये अब इसके सेंटर पे ही आ गया, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0, तो ये दिस इज रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट ओसी वेक्टर। और इनफैक्ट अभी हम थोड़ी देर पहले देख ही चुके हैं कि इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगी, और क्योंकि पैरेलल है उसकी इंटेंसिटी भी सेम होगी जो कि आ भी रही है, ठीक है। तो पॉइंट बी पर और पॉइंट सी पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डी पार्ट। पॉइंट डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो पॉइंट डी यहां पर है, फर्स्ट सिचुएशन में पॉइंट डी यहां पर कहीं पे होगा, सेकंड सिचुएशन में पॉइंट डी यहां पर कहीं पे होगा, तो ओडी वेक्टर के अलॉन्ग होगी, और यहां पर सेकंड सिचुएशन में सीडी वेक्टर के अलॉन्ग होगी। फर्स्ट सिचुएशन में ओडी वेक्टर के अलॉन्ग होगी और सेकंड सिचुएशन में डीसी वेक्टर के अलॉन्ग होगी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। So electric field at point D will be the electric field at point D because of first situation plus electric field at point 2, electric field at point D because of second situation. And in first situation it is outside the sphere. So what it will be? Simply 1 by 4 by epsilon naught k लिख देते हैं, k total Q of this charge, that is rho into 4 by 3 पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाय जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, यानी कि ओडी स्क्वायर, एंड द डायरेक्शन विल बी इन द ओडी डायरेक्शन, प्लस सेकेंड सिचुएशन की वजह से तो के रो इंटू 4 by 3 पाई बी क्यूब डिवाइडेड बाय सी डी या डी सी स्क्वायर, एंड द डायरेक्शन विल बी डीसी वेक्टर, डीसी कैप। एक क्यूब के टर्म्स में लिखना है तो फाइनली आंसर कैसे लिखेंगे, तो फाइनली आंसर लिख देते हैं। सो द आंसर फॉर दिस इज के की जगह 1 by 4 by एप्सिलॉन नॉट भी लिख लो, 1 by 4 by एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह भी 1 by 4 by एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, यहाँ पे भी 4 पाई से 4 पाई कट गया। नाउ राइट द आंसर, रो ए क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ओडी क्यूब, एंड ओडी क्यूब कर दिया नीचे, यानी कि यहाँ पे ओडी वेक्टर आ जाएगा, प्लस ये वाला रो बी क्यूब डिवाइडेड बाय 3 भी आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 3 एप्सिलॉन नॉट डीसी क्यूब एंड डीसी वेक्टर। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी। I hope you are enjoying it and understanding it and writing it in your notebook. तो एक इंटरेस्टिंग लर्निंग पॉइंट जो इस इलस्ट्रेशन से हमने सीखा कि अगर ऐसे बहुत बड़ा सा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, उसमें चार्ज है,
और अगर हमने कैविटी उसमें से कोई सी स्कूप आउट कर ली जो भी स्फेरिकल शेप की है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इस बात को नोट कर लेते हैं। तो लिखो लर्निंग पॉइंट नोट करके, अगर हमारे पास एक सॉलिड स्फेरिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है और जिसमें से हमने एक स्फेरिकल शेप की ही कैविटी डिग आउट कर ली, तो चार्ज कितने में बचा? कितने में? नेक्स्ट से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो है, इसका सेंटर O है और इसका सेंटर C है। ठीक है, तो जो इस कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस OC वेक्टर के अलॉन्ग होगी। अगर रो पॉजिटिव है तो, नेगेटिव है तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और वो यूनिफॉर्म होगी, है ना। पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। तो इनसाइड द कैविटी द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म। और कितनी होगी वो होगी रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू OC वेक्टर, यानी कि पहले स्फीयर जो बड़ा स्फीयर है उसके सेंटर से छोटे वाले स्फीयर के सेंटर की तरफ ज्वाइन करता हुआ वेक्टर। मतलब ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट, कैविटी के अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, यही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, तो नोट करो इसको। इनसाइड द कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म and is in the direction of joining, and it is in the direction of joining the center of sphere and center of cavity and its magnitude is rho by 3 epsilon naught into vector joining the two spheres, joining the sphere and cavity, and its magnitude is rho by 3 epsilon naught into vector joining the sphere and the cavity। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, आए भी हैं रिसेंट टाइम्स में और भी आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A non-conducting solid sphere of volume charge density rho is equals to rho naught into r, where rho naught is a constant, and r is the distance from center, full stop. Find out electric field intensity at following positions.
First, when small r is less than capital R, and second, when small r is greater than equals to capital R. First, when small r is less than capital R, and second, when small r is greater than equals to capital R, where capital R is radius of the sphere. Radius of the sphere. Where capital R is the radius of the sphere. So in this question it is given as the volume charge density is dependent on R. इसका मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है. जैसे जैसे R बढ़ता जा रहा है वॉल्यूम ऑफ चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज बढ़ती जा रही है. यानी कि अगर ये स्फीयर है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, सो R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर. तो अगर एक पॉइंट कंसीडर करूं मैं यहाँ और एक पॉइंट कंसीडर करूं थोड़ा सा और दूर, तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है और यहाँ पे एकदम जीरो चार्ज डेंसिटी है. तो यहाँ पर हम वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते जो हमने डेराइव किया था स्फीयर के लिए जब स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज था. ये यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं है, इट इज नॉट यूनिफॉर्मली चार्ज. नॉट यूनिफॉर्मली चार्ज. बट किस तरीके से चार्ज है वो उसकी डेंसिटी, वो फंक्शन दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है. और अब हमें बताना है कि भाई R इज लेस देन R जब है तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, और व्हेन स्मॉल r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल R तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी. यानी इस स्फीयर के अंदर क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और आउटसाइड क्या होगी, ये बता रहा है. तो नॉर्मली ऐसे नहीं कर सकते कि लेट से अगर मैंने यहाँ पे R मान लिया और ये स्फीयर कंसीडर कर लिया, और मैं कहूँ कि अगर इस पे चार्ज लिखना है मुझे इस स्फीयर पे, ये जो छोटा वाला स्फीयर बनाया मैंने अंदर इसके, इस पे अगर मुझे चार्ज लिखना है तो मैं क्या डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, लेट्स से स्मॉल क्यू, सो दैट इज रो इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस, दैट इज 4/3 पाई r क्यूब. तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ऐसे तो तभी लिख पाता ना मैं जब ये रो कांस्टेंट होता, लेकिन ये रो कांस्टेंट नहीं है, ये तो खुद ही फंक्शन है r का. सो दिस इज रॉन्ग, दिस आई कैन नॉट राइट. क्या ये बात समझ में आ रही है? तो कोई बात नहीं, हमें यहाँ पर एक इंटीग्रल एलिमेंट लेना पड़ेगा. तो लेट्स से हमने r डिस्टेंस पर dr थिकनेस का एक एलिमेंट ले लिया. जूम इन करके बना रहा हूँ इसलिए बहुत बड़ा है, बट दिस dr इज एब्सोल्युटली वेरी इनफाइनाइटली स्मॉल. ठीक है, तो ये ले लिया. और हमें यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट एक्सट्रीमली करीब है ना, तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है. ठीक है, so we have to find electric field here. So for this electric field we have to consider the charge which is inside this. ठीक है, तो देखो अगर ये चार्ज इतने में पूरा जो चार्ज है दैट इज Q, इतने पूरे स्फीयर में अगर चार्ज है दैट इज Q, उसको बोल देते हैं स्मॉल q. तो उसकी वैल्यू, अच्छा एक मिनट, पूरे में नहीं, इतनी सी स्ट्रिप में अगर चार्ज है dq, ये जो मैंने स्ट्रिप हाईलाइट किया है यहाँ पे चार्ज है dq. तो पूरा चार्ज तो लिख नहीं सकते, वही थोड़ी देर पहले देखा हमने, लेकिन ये छोटा सा चार्ज dq लिख सकते हैं जो इतने से शेल में है. सो दैट dq विल बी रो टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ दिस स्ट्रिप, है ना. इसकी वॉल्यूम को dv बोल देते हैं. ठीक है, उसको dv को कैसे लिखेंगे वो देखते हैं अब.
सो अगर मैं इसको ऐसे काट के रख दूं, ये जो स्ट्रिप है इसको मैं काट के रख दूं एक फुटबॉल की तरह ये और फैला दूं, तो तुम्हें पता है अपने बचपन के नॉलेज से कि 4 सर्कल्स बन जाएंगे। उनका एरिया कितना होगा? उनका एरिया होगा 4πr²। ठीक है। अच्छा, इनकी थिकनेस क्या होगी? इनकी थिकनेस होगी जितनी dr है, so the thickness will be dr. So what will be the volume? Volume will be area into height. So this will be the volume dv. तो dv ये है, so dq will be rho into dv. dv is 4πr² dr. This will be the dq, जो छोटा सा चार्ज है इस पे। अब हमें कहां से कहां तक चाहिए चार्ज? r इज इक्वल टू 0 से लेके r इज इक्वल टू r तक, तो इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। इसको लिख लिया हो तुमने, समझने के लिए मिटा देता हूं। तो अब मैं इतने पोर्शन के चार्ज को q बोल रहा हूं, दिस इज स्मॉल q। तो कहां से कहां r वेरी कर रहा है? r इक्वल टू 0 से लेके r इज इक्वल टू r तक। सो q विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dq, दैट इज रो की जगह क्या लिखना पड़ेगा? रो का फॉर्मूला दिया हुआ है, रो नॉट इंटू r। तो दिस रो इज रो नॉट इंटू r, 4πr² dr, 4πr² dr, एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से लेके r। ठीक है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू आर नॉट एबल टू कैरी कि ये कैसे लिखा, पॉज द वीडियो, थोड़ा पीछे जाओ। आई एम नॉट स्किपिंग अ सिंगल थिंग, कोई भी चीज बार बार देखो समझ में आई जाएगी। रो नॉट बाहर, 4 बाहर, पाई बाहर। ठीक है, अंदर क्या बचा? अंदर बचा r इंटू r², दैट इज r³ dr, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से लेके स्मॉल r। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। So that is 4π रो नॉट r³ dr का इंटीग्रेशन होगा r टू द पावर 4/4, r टू द पावर 4/4, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से r। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो r की पावर 4/4 आएगा, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 आएगा। दिस इज q, दैट इज 4 से 4 कट भी जाएगा, so that is पाई रो नॉट r टू द पावर 4। तो दिस इज q। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देंगे हम, है ना। पहले पार्ट का आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी kq/r का स्क्वायर, या क्या करें? तो बिल्कुल r का स्क्वायर करेंगे यहाँ। तो ये एक स्फीयर है जिसके सरफेस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, तो k इंटू चार्ज कैरीड इंटू दैट स्फीयर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द स्फीयर। So what that will be? K, Q की वैल्यू ये है, so that is पाई रो नॉट r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय r²। तो पहले का आंसर क्या हो गया? अच्छे से लिख देते हैं। पहले का आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। देखो, K की जगह क्या लिख दो? 1/4/ε0, 1/4/ε0। तो पाई से पाई कट गया, so it will be रो नॉट, और r² से r² घटा तो ऊपर r² बचेगा, सो रो नॉट इंटू r² डिवाइडेड बाय 4/4ε0। तो फर्स्ट का आंसर इज रो नॉट इंटू r² डिवाइडेड बाय 4/0। ये पहले का आंसर हो गया। क्लियरली दिस एक्सप्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव डिराइव्ड फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, और जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, चार्ज डेंसिटी लीनियरली वेरी कर रही है। अब आ जाते हैं बाहर, आउटसाइड। तो आउटसाइड के लिए, यानी कि मान लो सपोज पॉइंट यहाँ पे कहीं पे, तब तो हमें क्या करना है आंसर? तब तो आंसर करना है E इज इक्वल्स टू kq बाय, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज r, kq बाय r, वेयर q इज एंटायर चार्ज ऑफ द स्फीयर। तो अगर पूरे स्फीयर का चार्ज q है, तो सेम इंटीग्रेशन में अगर कैपिटल Q निकालना है
तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ लगानी पड़ेंगी, 0 से लेके कैपिटल आर तक, ठीक है। तो लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से लेके कैपिटल आर, तो सब कुछ सेम रहने वाला है, बस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर हो जाना है, ठीक है। तो कैपिटल क्यू इज, यहीं पे लिख देता हूं मैं, फॉर द सेकेंड पार्ट कैपिटल क्यू विल बी पाई रो नॉट आर टू द पावर 4, ये कैपिटल क्यू होगा। और आंसर क्या है, आंसर इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड विल बी के इज नथिंग बट 1/4/ε0, कैपिटल क्यू यानी कि पाई रो नॉट इंटू आर टू द पावर 4, पाई रो नॉट इंटू आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। बस ये आंसर हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आर से आर नहीं कटेगा, आर तो ये वाला डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, कैपिटल आर रेडियस ऑफ द स्फीयर है ना, तो कटेगा नहीं, डायमेंशन सही है, बट ऐसे नहीं काट मत देना इसको। सेकेंड का आंसर इज रो नॉट बाय 4/0 आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है कुछ ऐसा वेरिएशन दे दे नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कि चार्ज डेंसिटी इज वेरिंग क्वाड्रेटिकली, ठीक है। फिर क्या होगा, तो बस इसमें कुछ नहीं, रो की जगह जो हमने यहाँ पर रो नॉट इंटू आर रखा था, रो नॉट इंटू आर स्क्वायर रखना पड़ेगा, या और भी कुछ वेरिएशन दे सकता है वो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नोट कर लो इसको। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोर्शन हमारा खत्म होता है यहाँ पर, और वापस दूसरे कॉन्सेप्ट्स में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ होगा, तो एब्सोल्युटली खत्म नहीं होता है, और भी पलट की चीज़ें आएंगी, बट इस सेगमेंट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा। तो ये सारे फॉर्मूलेज हमें याद रहने चाहिए। तो ये होमवर्क इज राइट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओरली तुम अभी जस्ट एज आई एम राइटिंग मेरे साथ लिख के देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis of ring, ये फॉर्मूला तुम्हें याद है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ वायर है ना, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है या नॉन इनफाइनाइट वायर, उसके लिए क्या होगा, ऑफकोर्स उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है x दूरी पर, उसके लिए लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर लार्ज शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर स्फेरिकल शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सॉलिड यूनिफॉर्मली। अच्छा, सब कुछ यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं है ना, बेसिक फॉर्मूले ये याद रखना है, यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं है तो फिर तो डेराइव करना पड़ेगा। फॉर स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर, यहाँ पे जैसे दो फॉर्मूले आएंगे, आउटसाइड अलग इनसाइड अलग, आउटसाइड अलग इनसाइड अलग, ठीक है। के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो 100% आने ही चाहिए, जितने भी लिखे हैं, दीज आर इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस एंड दे आर इजी टू। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क, ये भी बोनस की तरह है अगर आता है तो, इसको याद रखने का मैंने इजी तरीका भी बताया था, उस तरीके से याद रखना है इसे। तो ये लिखना है और चेक करना है कि ये तुम्हें याद हो गई क्या। एंड सेकेंड पार्ट ऑफ होमवर्क इज, अच्छा ये जितने भी हमने डेराइव किए, ये बस एक चीज हमें आती है जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसकी मदद से डेराइव किए।
So these are derived results which are based on symmetry and use of some calculus and mathematics. उसके बाद नेक्स्ट जो होमवर्क है तुम्हारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वाला, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड. फ्रॉम एक्सरसाइज में जाके आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, और उनको देखो वो बन रहे हैं क्या. जो बन रहे हैं उन पे टिक लगा देना, जो नहीं बन रहे हैं उनको छोड़ देना, उनको बाद देखेंगे कैसे करना. ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय.